हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। एनबीएस और केबीएस की तरफ से दोनों का इस बार जो रिक्रूटमेंट है कंबाइंड हो रहा है। धीरे धीरे सारी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं वो अपना एग्ज़ाम कंबाइंड रूप से लेने लग गई हैं अब। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। उससे पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर सकते हैं। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एकदम जेन्युइन देने की कोशिश करूँगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे अब सारे आईआईटी मिलके एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि वहाँ पे एक फलानी आईआईटी में 10 एलडीसी की ज़रूरत है, फलानी में 20 की ज़रूरत है। तो सब एक साथ इकट्ठी करके एक साथ, ताकि बच्चों की फ़ीस ज़्यादा ना ले, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडीज़ की फ़ीस बहुत होती है। जैसे पहले एम्स अलग अलग अपनी वैकेंसी निकालते थे, तो अभी एम्स क्या कर रहे हैं, एम्स सीआरई के नाम से एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। सारे एम्स इकट्ठी कर लेते हैं वैकेंसी नॉन टीचिंग की, जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड की होती हैं, एडमिन ऑफिसर से लेके रजिस्ट्रार से लेके एमटीएस तक की, उनको एम्स सीआरई कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू निकाल रहे हैं। और जो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होती है उनको नॉट सेट के थ्रू निकालते हैं आजकल। तो ऐसे ही एनबीएस और केबीएस दोनों ही ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इन्होंने क्या करा, एक साथ निकाल दिया इस बार। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, आपके फॉर्म इसके सब जगह रीजनल ऑफिस और हेडक्वार्टर हैं, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है। मोस्ट ऑफ द वैकेंसी हैं वो टीचरों की हैं। टीचरों के अलावा जो वहाँ पे एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जिसको अपन एडमिन स्टाफ बोलते हैं, प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं जो उनकी सारी लेखा जोखा रखते हैं, उनमें क्या है, जो मैक्सिमम पोस्ट पे एलिजिबल रहेंगे वो है एलडीसी की। उसको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोलने लग गए हैं आजकल। पहले उसको एलडीसी बोलते थे, छोटा बाबू। बाकी जो पोस्ट हैं नॉन टीचिंग की, मतलब एडमिन वाली, यूडीसी, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, उन सब में एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ये एनबीएस केबीएस की बात ही नहीं है, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सारी ऑटोनोमस बॉडीज़ में यही है। जो बड़ी पोस्ट होती हैं उनमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एलडीसी यूडीसी तक की वैकेंसी ही फ्रेशर्स के लिए होती हैं, बाकी उससे ऊपर वाली वैकेंसी सब पे एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक है, ये सब प्रिंसिपल होते हैं ना एनबीएस में, उनसे ऊपर के ग्रेड पे वाली वैकेंसी होती है। लेवल 14, लेवल 13 सुपर स्किल की वैकेंसी होती है। तो इनमें 15-15 साल का एज ए प्रिंसिपल ग्रुप में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, आपके मतलब कि नहीं। और जो भी कैंडिडेट इन वैकेंसियों पर एलिजिबल रहा होगा तो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा होगा, उसको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी। तो मोस्टली इसमें टीचर की वैकेंसी है। टीचरों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है इसमें ना। अगर थोड़ी भी शिद्दत से आपने अपने स्टेट टीचरों की या फिर डीएसएसबी की तैयारी कर रखी है तो उसकी तैयारी से काम चल जाता है केबीएस और एनबीएस में, और लाइफ एकदम बढ़िया है। जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी वैकेंसी आप स्क्रीन पे देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा। उसमें हर एक दिन में 3-4 नोटिफिकेशन डाले जाते हैं। वीडियो हम हर नोटिफिकेशन का नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ द वैकेंसी नॉन टीचिंग के बारे में। नॉन टीचिंग में जैसे एडमिन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये लेवल 10 की वैकेंसी होती है। क्लास 1 होता है लेकिन गजेटेड नहीं होता है। ऑटोनोमस बॉडीज़ में कोई भी गजेटेड अधिकारी नहीं होता है। उसका ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर हो सकता है लेकिन गजेटेड ऑफिसर नहीं होता है। फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, एएसओ, मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था। जितनी भी ऑटोनोमस बॉडी हैं वहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ग्रेड पे 6 होता है, लेवल 6 होता है, और सेक्शन ऑफिसर का होता है लेवल 7। बाकी अगर सेम पोस्ट आप अगर एसएससी के थ्रू जाओगे तो लेवल 7 और 8 होता है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और उसके बाद है जूनियर ट्रांसलेटर, जो एसएससी में आती है, ऐसी उसी तरह है ये भी। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसको आप यूडीसी बोल सकते हैं। जो एस से बोलते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये यूडीसी के इक्विवेलेंट होता है। इसमें आपको एज ए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर एलडीसी की फॉर्म में आपको एक्सपीरियंस मांगेंगे। तो आप जो एलिजिबल रहोगे वो रहोगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। 247 वैकेंसी इसमें एनबीएस और केबीएस के अलग अलग हैं। ये जो 247 वैकेंसी हैं वो केबीएस की हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेनो ग्रेड 1 और स्टेनो ग्रेड 2 है, जिनको स्टेनो आती है वो। उसके बाद फिर जो केबीएस की वैकेंसी हैं वो ख़त्म हो गई। एनबीएस में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं एलडीसी की। 250 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे है और 250 के आसपास वहाँ पे हो गई। तो 500 प्लस वैकेंसी आपकी हो जाती हैं। 277 इधर हो गई और 225 यहाँ पे हो गई। यहाँ पे 2 वैकेंसी एक्स्ट्रा और ऐड हुई हैं जिन पर आप एलिजिबल रहेंगे। एक जो हेडक्वार्टर में एलडीसी लगेंगे वो 24 वैकेंसी एक्स्ट्रा ऐड हो गई यहाँ। नहीं सॉरी, मैंने गलत बता दिया। 500 वैकेंसी तो यहाँ पर ये हो गई एलडीसी की, और 46 ये मतलब 600 वैकेंसी तो एनबीएस में हो गई एलडीसी की। उसके बाद 600 वैकेंसी केबीएस में होंगी, 600 के आसपास। 700 हैं केबीएस में, 714 वैकेंसी हैं।
और जो स्टार लगा रहता है ना, उन स्टारों का मतलब होता है, जो स्टार लगे हुए हैं ना, जैसे लियन पे वैकेंसी है, इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसी है ये, मतलब पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो ये भर नहीं पाई थी, इनको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले थे, इसलिए सारी ऐड होके आई हैं ये। कई बार हैज़ लगा मिलेगा आपको। हैज़ का मतलब होता है वो पोस्ट पे अभी कोई वापस आ सकता है, वो प्रोविजन पीरियड क्लियर करके टेक्निकल रेजिग्नेशन देके कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया है, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों का मतलब यही है। इसके अलावा आपके पास एक लैब अटेंडेंट की वैकेंसी और है, जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे फ्रेशर कैंडिडेट, और एक MTS की वैकेंसी है हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस RO कैडर में। तो टोटल मिला के आपको 700 प्लस वैकेंसी तो वहाँ हो गई, और 700 वैकेंसी यहाँ हो गई। टोटल 1400 वैकेंसी ऐसी हैं जिन पे आप नॉर्मल SSC या फिर रेलवे DSSB की तैयारी करने वाले कैंडिडेट फुल्ली एलिजिबल रहेंगे, फुल्ली कॉम्पिटिटिव रहेंगे। आप बंदों में से ही इन नौकरियों पर जाएंगे। जो 1400 बच्चे हैं, जो किसी कारणवश SSC में नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश DSSB में नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश रेलवे में नहीं हो पा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हो पा रहा है, तो वो जो जेन्युइन बंदे हैं ना, जो 1-1, 2-2 नंबर से रह जा रहे हैं, वो सब यहाँ सेलेक्ट होने हैं। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल, और सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपकी जो लास्ट डेट है ना फॉर्म की, वो 4 दिसंबर है। तो आपको 4 दिसंबर से पहले पहले सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो जानी चाहिए। जैसा कि मैं इसमें एक कमिश्नर वाली पोस्टों के लिए ज़्यादा नहीं बता रहा, टीचर वाली वैकेंसी हैं वो सेम रहता है, बस उसमें सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। एक टीचर की वैकेंसी का देख लो, बाकी सब में जैसे अगर PGT है तो मास्टर चाहिएगा, B.Ed चाहिएगा, CTET क्वालिफाई चाहिएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये सब TGT के हैं। उसके बाद ये हैं, ये TGT कंप्यूटर साइंस के लिए हैं। ऐसे करके तमाम वैकेंसी हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल दूंगा मैं जो मोस्ट ऑफ द वैकेंसी पे एलिजिबल रहेंगे उनके बारे में बता देता हूँ। सेक्शन इंजीनियर में भी नहीं रहेंगे, स्टेनोग्राफर, जूनियर। देखो इसमें आपको जो SSC की जैसे 12th चाहिए, ऐसी इसमें 12th चाहिए होती है, और 12th के बाद आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में आपको क्वालिफाइंग नेचर होती है टाइपिंग, और सिमिलर आपकी जो वैकेंसी है MTS की और इसकी लैब अटेंडेंट की, उसमें भी आपको 10th या 12th वाले एलिजिबल हैं। इसमें 10th क्लास सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए 10th वालों को, डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक्स में। और अगर 12th कर रखी है तो आपको डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइंस में होना चाहिए आपका डिप्लोमा, वो 12th PCM हो या फिर PCB हो। उसके बाद MTS में तो आपको जैसे SSC MTS में 10th चाहिए, ऐसी 10th इसमें चाहिए, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं। एज रिलैक्सेशन इन्होंने एज पर द DOPT के रूल हिसाब से दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने बिल्कुल एलिजिबल नहीं करा है एज रिलैक्सेशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑटोनोमस बॉडीज़ का कोई एम्प्लॉय है या फिर SSC वगैरह में काम कर रहा है, वो सब एलिजिबल रहेंगे, उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद जो भी आपके क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं वो 4 तारीख तक फुलफिल हो जाने चाहिए। 4 दिसंबर से पहले पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 4 दिसंबर से पहले पहले आपके सारे सर्टिफिकेट, अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप, EWS SC ST, तो वो सब पहले इससे बने होने चाहिए 4 तारीख से पहले पहले। आपकी एज भी इसी दिन कैलकुलेट होगी। इसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न में दूसरी PDF में बता देता हूँ आपको एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसका। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, इन सारी पोस्टों के लिए, ठीक है। MTS और उसके लिए थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि MTS में ज़्यादा हार्ड पेपर आता नहीं है। इसमें सबके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करके सब लैंग्वेज और सब ऑलमोस्ट वही तैयारी है SSC और DSSB की, अलग से कुछ भी नहीं आने वाला। फिर उसके बाद जो Tier 2 रहेगा उसमें आपसे डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, ठीक है। MTS को छोड़ के, MTS को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी सारी पोस्टें इसमें एलिजिबल हैं, मतलब इंक्लूडेड हैं। LDC वाली पोस्ट इसमें इंक्लूडेड है, नीचे LDC वाली पोस्ट। उसके बाद MTS का थोड़ा अलग रहता है। ये जो आप देखते हो ना, कई वैकेंसीज आती हैं उसमें आप CCS रूल, LTC रूल, तो आप जैसे एक्सपीरियंस वाली पोस्ट होती है ना, उन्हें पूछेंगे ये लोग, और ये पढ़ना पड़ता है आपको। जैसे रजिस्ट्रार हो गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें अलग से वैकेंसी आती है एक्सपीरियंस बेस वाली, तो उनमें ये सबसे आप पूछेंगे आपसे, NIT IITs वगैरह इनमें, क्योंकि इनके बिना आप काम नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आप एज ए ऑफिसर रहोगे तो सब नोटिंग ड्राफ्टिंग सभी करनी है आपको। तो ये इसका सिलेबस है बेसिकली। इसका PDF ग्रुप में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।